सर स्पर्म काउंट क्या होता है और उसका रोल क्या होता है? मतलब स्पर्म काउंट जब हम कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? बेसिकली हम जब सीमन एजैकुलेट करते हैं तो उसके साथ एक चीज़ आती है जिसकी वजह से हम एग फर्टाइल कर पाते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बन पाता है। मतलब बेसिकली वो बेबी देने की पावर है, एक लाइफ है उस स्पर्म में? उस स्पर्म में। तो एक तरीके से सीड समझ लो कि वो एक तरह का सीड की तरह वर्क करता है। तो वो जो सीड है अगर वो कम है तो हम इम्पोर्टेंट कहला देते हैं, ओके। है ना। तो वो इम्पोर्टेंसी जो है वो हमारे उस सीड के कम होने की वजह से, या मान लीजिए स्पर्म कम होने की वजह से होती मतलब हमारे स्पर्म उतने क्वालिटी के नहीं है कि वो एक एग को फर्टाइल कर पाए, एक लाइफ प्रोड्यूस कर पाए। है। इसमें आप क्वालिटी भी कह सकते हो, इसमें आप जनरल ये भी कह सकते हो कि उसकी स्ट्रक्चर, उसकी मोटिलिटी, उसका बिहेवियर या उसके खुद का कम होना भी। मतलब मान के चलो एक इंसान 15 मिलियन से अबव निकालता है ना, नॉर्मल 15 मिलियन सीड्स निकालता है, एक तरीके से समझो ना। सीड्स जो है 15 मिलियन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 15 मिलियन दौड़ते हैं टूवर्ड्स है कि हम जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे और कंसीव करेंगे। अब इस मूवमेंट में क्या होता है, कुछ रह जाते हैं, कुछ बैठ जाते हैं। जो सबसे परफेक्ट होगा वही जाके पेनिट्रेट कर पाएगा और वही जाकर एग को डेवलप कर पाएगा या एम्ब्रियो बन पाएगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान के चलो मेरा वो स्ट्रक्चर ख़राब है तो मैं लूला लंगड़ा हो गया एक तरीके से, तो मैं वैसे ही नहीं दौड़ पाऊँगा, तो मेरी वहाँ पर क्वालिटी हो गई कम। या फिर क्या हो गया कि चलो भैया स्ट्रक्चर बढ़िया बट मेरे पास भागने की पार नहीं है, या जिस मेरे को वहाँ तक पहुँचने की पार नहीं है, तब भी होगी ये चीज़ दिक्कत। तो मैं उस एग तक पहुँच नहीं पाऊँगा तो दिक्कत। तो ये वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको पूरा करने के लिए हम जैसे डॉक्टर बैठे हैं। तो जो स्पर्म काउंट है वो बेसिकली उससे नहीं देख सकते कि द अमाउंट ऑफ सीमेन या स्पर्म दैट यू इजैकुलेटिंग, उससे नहीं देख, वो उसके लिए मेडिकल टेस्ट ही करवाना पड़ता बेसिकली एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट होता है जिसको हम नॉर्मल किसी भी लैब में करवा सकते हैं, जिसमें एनालिटिक्स में यही होता है कि सीमन के अंदर कितने स्पर्म काउंट है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा इंप्रेशन डाल देता है, जिसमें हमें क्लियर हो जाता है कि है क्या एग्जैक्टली। सर वैसे पता कैसे लगा पाए इंसान की मेरे को ये प्रॉब्लम है? देखो ऐसा कोई है नहीं, बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं इसमें भी ना। कोई कहता है पानी में डाल के देख लो, ऊपर आ जाए तो ठीक, बैठ जाए तो बढ़िया। अच्छा, ऐसा ऐसे भी भी होता है? कुछ कहता है बट वो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे हिसाब से एक ही टेस्ट है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं, वो है सीमन एनालिसिस। क्योंकि वाटरी सीमन भी कुछ कहते हैं कि वाटरी सीमन हो जाता है तो शुक्राणु कम हो जाते हैं या स्पर्म कम हो जाते हैं, बट मेरे हिसाब से वाटरी सीमन में भी ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता कि उसके सीमन में स्पर्म हो या ना हो, उससे मैटर तब भी नहीं करता। तो एक ही है हमारे पास, वो है सीमन एनालिसिस का टेस्ट। सर रीजंस क्या होते हैं कि किसी का स्पर्म काउंट नील है या किसी का कम है? उसके रीजंस क्या होते हैं? देखो रीज़न बहुत सारे हैं, अब मैं एक रीज़न की बात कैसे बताऊँ मैं, क्योंकि अगर मेरा गट हेल्थ बेकार है, मेरी लीवर की फंक्शनिंग बेकार है, तब भी मेरे स्पर्म काउंट कम हो सकता है। गट हेल्थ क्या होता है सर? जैसे डाइजेशन इश्यूज और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब हर बारी खाना खाने के बाद मेरे को मोशन करने जाना पड़ रहा है, तब भी मेरे स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। और गट हेल्थ में जैसे कोलाइटिस है, IBS है, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी, अगर मान के चलो थायराइड है तो मेरे को मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है तो मेरे को शायद स्पर्म काउंट कम मिले मेरे। ओबीज हूँ, मेरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो रहा है तो भी मेरे को ये इश्यूज़ मिल सकते हैं। तो मल्टीपल इश्यूज़ है, बट नील होने के सिर्फ बेसिकली 3 ही चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर हमारी 3 चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं, जिसमें उस स्कैटर एरिया में 3 चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल जो बेसिकली स्पर्म बना रही है वो चालू होनी चाहिए। दूसरा आपके उस रास्ते में, मतलब मान के चलो स्पर्म बन गया, शुक्राणु बन गए, उसके बाद निकलने के रास्ते में या सीमेन के निकलने के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। अगर रुकावट है दूसरा रीज़न वो हो जाता है कि अगर रुकावट है तो वो नील स्पर्म काउंट आता है। और तीसरा हमारा ब्रेन, अगर ये सिग्नल ढंग से दे रहा है ना तो सारी चीज़ें सही हैं। अगर तीसरा ऐसा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब कह सकते हो कि वन ऑफ द रीज़न है। इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है क्योंकि ब्लॉकेज के पेशेंट्स भी काफ़ी हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस ना बनने के भी पेशेंट काफ़ी हैं, और हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं इसको बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि हमारा सिग्नल जो है वो ढंग से पहुंच नहीं पा रहा और वो प्रोड्यूस करके निकाल नहीं पा रहा, जिसमें हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे स्पर्म नहीं बनते, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल
और ये ट्रीटेबल है? ट्रीटेबल तो है। मान लीजिए कि अगर मैं ट्रीट कर रहा हूँ ब्लॉकेज के पेशेंट्स को, तो वो तो ट्रीट हो जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं, वो उसमें होम्योपैथी आयुर्वेद सब काम कर जाता है, इवन एलोपैथी के बाद सर्जरी है उसके लिए। बट जो बाकी के हैं, जैसे मान लीजिए हाइपोगोनाइडिज्म है, तो उसमें इंजेक्टेबल्स लगते हैं, तो वो भी कहीं ना कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं। रही बात जहाँ पर टेस्टिस है ही नहीं, अनडिसेंडेड टेस्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं बोलता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल चलती है। अगर टेस्टिस है ही नहीं और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पर तो कुछ होप ही नहीं।